नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सभी अच्छे होंगे। कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने जो एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू की है उसमें हमने देखें तो ज्योग्राफी है उसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 8th क्लास तक देखें तो वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले देखो, हमने ज्योग्राफी से पहले अगर देखें तो हमने हिस्ट्री कवर की थी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाकर कवर की थी। और अब देखें तो हम अपना जो है सिविक्स शुरू करने वाले हैं, जो 8th क्लास तक हम देखेंगे सिविक्स। आज देखें तो आज 6th क्लास है जो वो पूरी पूरी कवर कर लेंगे हम आज। तो कल देखेंगे तो 7th क्लास और परसों फिर 8th क्लास। इस प्रकार क्या है, हम लगातार 2 या 3 दिन में ही पूरे पूरी 8th क्लास तक हम सिविक्स भी कर चुके होंगे। तो अगर देखें तो हमारा जो 6th क्लास में जो शुरू करते हैं हम, तो ये है 6th क्लास में जो पहला चैप्टर हमारा वो है विविधता की समझ। ये चैप्टर हमारा विविधता की समझ जो चैप्टर है ये देखेंगे हम। तो इसमें देखेंगे क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि विविधता क्या है, विविधता के प्रकार क्या हैं, और क्या है लद्दाख तथा जो केरल है इसमें विविधता क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले अगर देखें तो विविधता, तो विविधता होती क्या है। तो जैसे अगर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिटी। तो ये है वो होती क्या है डाइवर्सिटी। तो देखेंगे विविधता जो हिंदी में है वर्ड, तो उसे देख लेते हैं। देखो कि धार्मिक विविधता, एक मिनट, देखो धार्मिक विविधता मतलब धर्म। भाई अगर देखें तो किसी का धर्म क्या है, किसी का धर्म क्या है। अगर हम देखें तो लगभग पूरे जो विश्व में जो मुख्य धर्म है वो 8 है, और 8 के 8 धर्म अगर देखें तो भारत में पाए जाते हैं। तो देखें तो धार्मिक रूप से भी क्या है, लोग अलग है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई यहूदी है। इस प्रकार क्या है, अलग अलग एक तरीके से क्या है धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो है तो एक तरीके से देखें तो विविधता ही। क्षेत्र विशेष की विविधता, कोई अगर देखें उत्तर भारत में रहता है, कोई दक्षिण भारत में, कोई पूर्व में तो कोई पश्चिम में। इस प्रकार देखें तो क्षेत्र विशेष की विविधता है। नेक्स्ट देखेंगे तो हम भाषागत, अगर देखें तो लगभग 1600 के करीब भारत में भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखेंगे तो जो 22 भाषाओं को देखें तो मान्यता प्राप्त भी है। तो भाषागत रूप से देखा जाए तो भारत विविधता वाला देश ही है। भाषागत रूप से देखें, विचारों की विविधता मतलब अगर देखें विचारों की विविधता है, प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, तो विचारों की भी देखें तो विविधता है। नेक्स्ट देखेंगे तो खान पान की विविधता, अगर देखें तो खान पान भी प्रत्येक स्थान का देखें तो अलग अलग ही है। राजस्थान साइड जाओगे तो अलग आपको खान पान मिलेगा, आप गुजरात साइड जाओगे तो अलग खान पान है, और आप दक्षिण साइड बिल्कुल चले जाओ वहाँ पर अलग खान पान है। उत्तर भारत में आएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल अलग ही आपको खान पान देखने को मिलेगा। तो इससे हम देखते हैं कि क्या है, खान पान की विविधता है। देखेंगे जाति की विविधता, तो कोई किसी जाति का है तो कोई किसी जाति से रिलेट करता है। तो ऐसे अगर देखेंगे तो भारत में जातिगत विविधता भी पाई जाती है। और देखेंगे तो पहनावे की विविधता, तो ये सबको एक तरीके से देखेंगे तो पहनावे की विविधता है। कोई एक तरीके से किस प्रकार के आभूषण पहनता है, कोई किस प्रकार के वस्त्र पहनता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें, तो ये एक तरीके से विविधता के ही पार्ट हो जाएंगे। तो मतलब इतने प्रकार से हम विविधता को देखते हैं, ये एक तरीके से विविधता है। देखेंगे यहाँ पर अगर देखें इस चैप्टर में जो चैप्टर है ये, तो इस चैप्टर में 6th क्लास का जो पहला चैप्टर है इसमें समीर की कहानी दे रखी है बहुत अच्छे से। अगर देखें यहाँ पर एक समीर होता है, नाम का लड़का होता है, एक अखबार बेचता है और एक दूसरा क्या है वो साइकिल पर आता है। जब दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं तो उसे जो समीर बी होता है जो अखबार बांटता है, वो देखता है कि ये मतलब हिंदी जानता है। वो सोचता है कि शायद ये थोड़ा अमीर व्यक्ति है तो हिंदी शायद नहीं जानता हो, परंतु जब उसने हिंदी बोली तो एक तरीके से भौचक्का रह गया। वो देखा कि भाई ये तो हिंदी बोलता है। जब दूसरे दिन जब रेड बत्ती मतलब पर खड़े होते हैं, जो ग्रीन होती है, तो उसे मतलब महसूस होता है कि मतलब दूसरे दिन भी क्यों ना मैं इससे बात करूं। तो दूसरे दिन जाता है तो उससे पूछता नाम, तो दोनों का नाम देखे तो समीर होता है दोनों का नाम। इसलिए क्या है यहाँ पर समीर ए और समीर बी इनके नाम रख दिए जाते हैं। जो समीर ए होता है वो थोड़ा सा अच्छे परिवार से होता है, और जो समीर बी होता है वो अखबार बांटता है। तो ये थोड़ी सी कहानी दे रखी है विविधता में ही, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, ये भी देखते हैं। परंतु अमीर और गरीब देखे तो विविधता के पार्ट नहीं है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा लद्दाख के बारे में दे रखा है कि देखो लद्दाख में क्या है, क्षेत्र विशेष की विविधता है। मतलब अगर देखें तो दोनों को देखते हैं सेम सेम। देखो अगर केरल को देखें तो केरल पड़ता है दक्षिण पश्चिम के कोने में भारत के। अगर हम देखेंगे लद्दाख को तो लद्दाख पड़ता है एक तरीके से उत्तर भारत में। तो क्षेत्र विशेष की विविधता है।
परंतु यहाँ पर दे रखा है देखो तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पर एक तरीके से ग्रंथ है उधर का जो देखे लद्दाख में, तो केसर सागा बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पर। देखेंगे भारत की खोज यहाँ पर देख रहे हैं तो किसने लिखी है, पुस्तक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ये भी याद रखना आपकी भारत की खोज। अगर देखिए नेहरू जी ने क्या है हमें अनेकता में एकता का विचार दिया है। मतलब अगर हम देखते हैं कि मतलब पूरे भारत में देखें तो अनेकता होते हुए भी हम एक हैं, क्यों है? एक तरीके से देखें तो हमारी ये है, ये जो विचार है किसने दिए हैं, ये दिए हैं नेहरू जी ने। तो इसी प्रकार अगर देखें ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो इस प्रकार हम पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगर देखें जो 6th क्लास पूरी पूरी पॉलिटिकल है उसमें ज़्यादातर चीज़ें बहुत ही मिसिंग है। देखें तो बहुत ही कम दे रखे हैं, कहानियाँ ज़्यादा दे रखी हैं क्योंकि बच्चों को कहानी से ज़्यादा समझ आता है। इसलिए क्या है हमने तो मेन डाटा उठाया जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमने वही चीज़ें उठाई हैं। तो ऐसे करके अगर देखेंगे तो हमने जो चैप्टर फर्स्ट है वो फिनिश कर चुके हैं। अब देखेंगे चैप्टर सेकेंड। अगर सेकंड देखें तो विविधता एवं भेदभाव, सेम ही चैप्टर अगर देखें तो विविधता एवं भेदभाव, इसमें क्या सीखेंगे देखेंगे। इसमें देखने वाले हैं भारत में विविधता, भेदभाव, पूर्वाग्रह क्या होता है और अंबेडकर की कहानी भी देखेंगे। तो देखते हैं कि विविधता देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम पूरे विश्व में क्या है 8 मुख्य धर्म हैं जिसमें से जो है 8 ही भारत में हैं। देखेंगे भारत में अगर देखें तो 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं और 100 से ज़्यादा क्या है नृत्य हैं। अगर देखें यहाँ पर भारत में 100 से भी ज़्यादा नृत्य हैं। तो इस प्रकार क्या है भारत विविधता का देश है, इसलिए भारत को विविधता का देश कहा जाता है। अगर देखें पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या है, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लो कोई व्यक्ति है और जिससे आप कभी मिले नहीं है, उसके बारे में आप किसी से पूछते हैं तो वो आप उसके बारे में क्या है कुछ कह देता है, भाई बहुत ज़्यादा खड़ूस है, अकड़ू है या इस प्रकार से है। तो हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है। तो जब हम उससे मिलते हैं या 2 या 3 दिन बाद तो हमें थोड़ा सा डर रहता है कि मतलब कहीं ये थोड़ा सा अकड़ ना जाए, या इस प्रकार थोड़ा सा हमें डर रहता है क्योंकि हमारे जो दिमाग में पहले से एक तरीके से पूर्वाग्रह बन चुका है उसके प्रति। बाकी ये होता है पूर्वाग्रह। नेक्स्ट देखेंगे तो है भेदभाव। तो यहाँ पर एक तरीके से अंबेडकर की कहानी दे रखी है, कोरेगांव की कहानी। क्या होता है दोनों भाई होते हैं, तो दोनों भाई क्या है ये कोरेगांव जो इनके पिताजी की ड्यूटी होती है वहाँ पर जा रहे होते हैं। तो जब ये ट्रेन से उतरते हैं तो इनके पिताजी ने लेने का वादा करते हैं परंतु वे पहुँच नहीं पाते किसी कारण, और ना ही कोई नौकर पहुँच पाता है इन्हें लेने के लिए। फिर क्या करते हैं ये वेट करते रहते हैं और उन्होंने देखे तो ड्रेसअप थोड़ा सा अच्छा होता है इनका, अच्छे कपड़े पहने रखते हैं। तो जो स्टेशन मास्टर होता है वो इनसे मतलब इनके पास आता है, उनसे बातें करता है और पूछता है। तो जो स्टेशन मास्टर पूछ लेता है भाई कि आप मतलब कौन हो। तो जो अंबेडकर के मुंह से तब अचानक से निकल जाता है कि हम महार हैं। तो एक तरीके से महार जाति से थे। तो उसके बाद में क्या है जो स्टेशन मास्टर होता है थोड़ा सा मुँह चढ़ा लेता है और क्या है चला जाता है। इन्हें काफ़ी देर हो जाती खड़े खड़े, कोई भी इन्हें अपने गाड़ी में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो जो कोरेगांव के लिए होती है ऐसी एक अगर देखें इन रात हो जाती है तो अंबेडकर को बहुत अजीब लगता है बात कि मतलब हम वो उन्हें क्या है जो बग्गी वाले होते हैं, बुग्गी होती है इस टाइप से, तो उन्हें दोगुने पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। परंतु क्या है यहाँ पर पैसों की बात नहीं थी, यहाँ पर जातिगत बात थी। तो ऐसे करके क्या है फिर उन्होंने यही एक तरीके से उनके जो चीज़ें घर कर जाती दिमाग में, तो ऐसे करके उन्होंने क्या है फिर एक कसम उठाई कि भाई मुझे ये छुआछूत है जो ये सब के बिल्कुल दूर करना है। तो देखें ये बात है 1901 की महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है किसको, भीमराव अंबेडकर को। दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, देखें तो दलितों के सबसे बड़े नेता थे कौन, भीमराव अंबेडकर। देखेंगे समानता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने क्या मतलब देखें, और क्या है भारत क्या है धर्मनिरपेक्ष है। ये थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि भारत क्या है धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सभी धर्म एक समान है। तो ये हो गया हमारे एक तरीके से ये सेकंड चैप्टर भी बिल्कुल अच्छे से। अब देखते हैं हम थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखें थर्ड चैप्टर अपना, थर्ड में ज़्यादातर कुछ नहीं दे रखा है, इसमें सरकार क्या है इतना बता रखा है।
तो अगर देखिए सरकार देखिए तो दो प्रकार की होती है, एक तरीके से लोकतंत्र और राजतंत्र। इनके बारे में आप जानते होंगे लोकतंत्र क्या है और राजतंत्र क्या है। लोकतंत्र में एक कोई व्यक्ति शासक नहीं होता, यहाँ पर प्रजा द्वारा उसको चुना जाता है, तब एक तरीके से देखें तो वो शासन चलता है। जैसे एक तरीके से भारत है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसे आप एक तरीके से अनुमान लगा सकते हो कि भारत लोकतांत्रिक देश है। इसमें जो भी नेता बनता है उसे जनता चुनती है। अगर वो नेता अच्छा काम नहीं करता तो नेक्स्ट अगर देखें 5 साल बाद उसे फिर क्या है हटा दिया जाता है जनता ही द्वारा वोटिंग करके। तो जो लोग अच्छे काम करेंगे, नेता अच्छे काम करेंगे, उन्हें क्या है नेक्स्ट बार चुन लिया जाएगा। जो अच्छे काम नहीं करेंगे नेता, उन्हें क्या है पद से हटा दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये सरकार है। एक है होती है राजतंत्र। राजतंत्र क्या है, इसमें क्या है ये वंशानुगत होती है। जो राजा होता है उसके बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, ये होता है राजतंत्र। इसमें अगर देखें तो सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, यहाँ पर राजा के पास होती है, परंतु लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। ये एक तरीके से लोकतंत्र देखें भारत में लोकतंत्र है। वैसे इतना ही दे रखा है इसमें चैप्टर 3 में। 4 देखते हैं पंचायती राज, ये चैप्टर देखते हैं। तो अगर देखिए पंचायती राज है जो, इसमें भी जो चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा था, मैंने एक तरीके से नोट करके अलग से ही थोड़ा थोड़ा एक तरीके से यहाँ पर नोट करने की कोशिश की है। तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा है पंचायती राज, तो ग्राम पंचायत देखेंगे क्या होती है। तो देखेंगे पहला पॉइंट है ग्राम पंचायत। देखते हैं ग्राम पंचायत क्या होती हैं, ये देखेंगे। और देखो अगर देखें तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, जिसका मुखिया कौन होता है, मुखिया होता है सरपंच जिसे कहते हैं, या सरपंच होता है वो उसका एक तरीके से मुखिया होता है। तो देखेंगे ग्राम पंचायत की क्या है बैठक होती है, ग्राम पंचायत में बैठकें होती हैं। ये एक तरीके से क्या नियमित रूप से बैठकें होती हैं। तो गांव के विकास मतलब इसमें इन बैठकों में क्या होता है, तो इसमें निर्णय लिया जाता है कि गांव का विकास किस 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 प्रकार करना है। तो देखेंगे पंचायत के 3 स्तर हैं। अगर देखें गांव मतलब ग्रामीण स्तर पर देखें तो जो है पंचायत के क्या है 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत, उसके बाद में क्या है पंचायत समिति या विकास खंड, और तीसरा है हमारा जिला परिषद जिसे कहते हैं, या जिला पंचायत, जिसे हम एक तरीके से हाँ जिला पंचायत हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा मतलब अगर देखें तो विकास खंड ये कई गांव का होता है, और जो जिला परिषद है ये और भी ज़्यादा अगर देखें तो 10 या 15 गांव का होता है, एक तरीके से समूह होता है। वो इस प्रकार एक तरीके से क्या है कार्य करते हैं। तो देखेंगे तो देखिए तो पंचायत को क्या है संविधान मतलब जो है संवैधानिकता मिली कब है 73 और 74वें संविधान के अनुसार, मतलब तो संशोधन हुआ है, तो तब जाकर क्या है ये पंचायत है जो इसे एक तरीके से मान्यता मिली है। वैसे अगर देखें प्राचीन काल से अगर देखें तो जो पंचायत राज चलता हुआ आया है, परंतु क्या है अब जाकर लगभग 1991-92 में क्या है इसे एक तरीके से संवैधानिक अधिकार मिला है। देखेंगे ग्राम पंचायत जो हमारे पहले हेडिंग थी ग्राम पंचायत, तो सभी वयस्क मतलब कि क्या है बैठक होती है, सभी वयस्कों की क्या है बैठक है जो ग्राम सभा कहलाती है, जिसका मतलब जिस भी व्यक्ति की आयु 18 से ऊपर है वो इसमें भाग ले सकता है इस बैठक में। ये होगी एक तरीके से क्या है ग्राम मतलब पंचायत, जो गांव में एक तरीके से पंचायत होती है वो है ग्राम पंचायत। अब देखेंगे पंच कौन होते हैं, तो इन्हें वार्ड सदस्य भी कहा गया है। अगर देखें गाँव को वार्डों में एक तरीके से बांटा गया है। उसके बाद में क्या है प्रत्येक वार्ड में देखें तो एक पंच होता है जिसे पंच कहते हैं। इसे अगर देखें देहाती भाषा में मेंबर भी कह देते हैं, मेंबर कह लो या एक तरीके से पंच कह लो। वो होता है जो एक तरीके से सरपंच के जस्ट नीचे होता है, मतलब एक तरीके से देखें तो ये वार्ड का हर वार्ड से एक बनता, और गांव में कई के वार्ड होते हैं, देखते हैं 8 8 10 या 12 12 20 20 तक वार्ड होते हैं बड़े बड़े गाँव में। तो ये है, तो देखें तो इसमें भी चैप्टर में भी इतना ही है जो मैंने थोड़ा सा नोट किया था। बाकी क्योंकि जो पंचायत राज है तो किस प्रकार काम करता है, इसमें ज़्यादातर जो 3 में मेन बातें हैं ग्राम पंचायत, विकास खंड और क्या है जिला परिषद, ये दे रखी एक तरीके से। अगर हम ऐसे बताएं आपको, जो ग्राम पंचायत है वो देखिए तो ग्राम पंचायत एक तरीके से देखिए तो सरपंच होता है जो उसका मुख्य होता है। विकास खंड या पंचायत समिति में देखें जो एक तरीके से ब्लॉक स्तर पर होती है, यहाँ पर देखें तो इसे हटा दो इधर क्योंकि ब्लॉक स्तर पर यह है। अगर देखें तो जिला परिषद है, ये देखेंगे तो ये क्या है कई गांव का एक तरीके से 8 10 या 12 12 गांव का एक तरीके से देखें तो ये होता है खंड होता है एक तरीके से, जिसे एक तरीके से हम जिला परिषद कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे
चैप्टर नंबर हमारा 5 है गांव का प्रशासन। तो देखेंगे अब हमने गांव के बारे में जान लिया है, अब उसके प्रशासन के बारे में देखेंगे कैसे कैसे एक तरीके से प्रशासन वहाँ का काम करता है। तो ये देखेंगे, तो देखो गांव के प्रशासन के कार्य देख लेते हैं सबसे पहले। तो गांव के प्रशासन के क्या क्या कार्य हैं देखेंगे। लोक कल्याण योजना बनाना और उन्हें लागू करना, ये एक तरीके से गांव प्रशासन का कार्य है। झगड़ों को निपटारा करना, ये भी एक तरीके से क्या है ग्राम जो है प्रशासन का कार्य है। जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त करना और क्या है लगान वसूलना, ये लगान वसूलने का तो पहले अगर देखें आज़ादी से पहले काम था, बाकी अभी हट गया है। देखें तो ये सभी के सभी ग्राम जो है प्रशासन के कार्य हैं। एक अगर देखें यहाँ पर पॉइंट दे रखा था हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसमें क्या है कि जब एक तरीके से पिता की जो संपत्ति में जो बंटवारा होता था तो उसमें पहले देखेंगे तो पिता का ही अधिकार, पुत्र का अधिकार होता था, बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता था। बाकी इस अधिनियम के अनुसार 2005 में जो अधिनियम आया है उसके अनुसार क्या है अब महिलाओं को भी देखें तो बराबर का अधिकार दिया गया है जो संपत्ति पर। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि क्या है महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, मतलब महिलाओं को थोड़ी सी पावर दी जाए, ऐसे करके क्या है ये अधिकार लागू किया था। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़े से यहाँ पर दे रखे हैं पुलिस के कार्य। तो देखें तो लगभग 10 या 20 जो छोटे छोटे गांव हैं उनके ऊपर क्या है एक थाना होता है। तो देखेंगे पुलिस का कार्य देखेंगे यहाँ पर कानूनों को लागू करना, और देखेंगे और देखो जो पुलिस थाने का क्या मुखिया कौन होता है, जिसे थानाध्यक्ष कहते हैं या थानेदार, या देखें तो SHO होता है वो। अब देखेंगे थोड़ा सा पटवारी की काम देखेंगे। जो देखें तो प्रत्येक गांव का एक पटवारी होता है। देखें तो अगर देखें तो एक तरीके से पूरा गांव का यहाँ पर भी देखें तो ग्रुप ही है, लगभग 25-30 या ज़्यादा से हो सकते गांव। तो इतने गांव पर क्या है एक पटवारी होता है, जिसे लेखपाल भी कहते हैं, कानून को भी कहते हैं। पहले कानून को कहा जाता था, इसे ग्रामीण अधिकारी भी इसे कहते हैं। ये इसके एक तरीके से नाम है अलग से। इसका मतलब कार्य क्या है पटवारी का? लगान वसूल करना वैसे पहले काम था, बाकी ज़मीन का रिकॉर्ड रखना ये इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और अगर देखें तो जाति प्रमाण पत्र है या कुछ मतलब दस्तावेज होते हैं उन पर भी साइन इसके होते हैं, ये इसका काम है। आज देखें तो फसल का रिकॉर्ड रखना इसका काम था पहले, अब तो कम ही रखते हैं। ज़मीन के रिकॉर्ड को क्या है खसरा, जैसे क्या है रजिस्ट्री कहा जाता है। जब जो ज़मीन का रिकॉर्ड होता है उसे खसरा या रजिस्टर कहा जाता है। अब देखेंगे जो है तहसीलदार, जो अगर देखें पटवारी से ऊपर होता है, उसके कार्य देखेंगे। तो देखें जो तहसीलदार क्या होता है, प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार होता है। देखें प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार होता है, कई पटवारी को क्या है ऊपर होता है। इसके कार्य क्या है पटवारियों के काम का मतलब काम काज है उसका निरीक्षण करना, जो तहसीलदार का काम है। देखिए राजस्व की क्या है निगरानी करना, मतलब कितना राजस्व आ रहा कितना है हमारे पास, उस सभी की निगरानी इसके पास होती है। और जो किसानों का रिकॉर्ड की जो एक कॉपी है जो पटवारी के पास थी, ये भी उसके पास होती है तहसीलदार के पास। ये इसके काम हो जाएंगे किसके, देखें तो तहसीलदार के ये काम है। अगर और भी देखें जो तहसीलदार है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, या जिसे डोमिसाइल कहते हैं, उस पर साइन करने के इसका काम होता है। अगर देखें तो नेक्स्ट देखेंगे देखें तो जो क्लास 6 का जो 6 चैप्टर है, 6, 7 और 8, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, थोड़ा थोड़ा दे रखा है इसमें। देखेंगे तो देखो ये है नगर का प्रशासन। हमने अभी तक ग्रामीण प्रशासन देखा था, अब देखेंगे नगर का प्रशासन। जो बड़े बड़े नगर होते हैं, शहरों का प्रशासन अगर कहें तो क्या है, वो भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो देखो नगर पालिका, उसके बाद में अगर देखें तो छोटे जो नगर होते हैं, अगर छोटे जो शहर हैं उसमें नगर पालिका होती है। बाकी देखें उससे बड़े होते हैं नगर परिषद होती है। फिर होता है एक तरीके से, और भी इससे जो ज़्यादा बड़े होते हैं वहाँ पर होता है नगर निगम। तो अगर देखें ये जनसंख्या के ऊपर है तो नगर पालिका है, नगर परिषद और नगर निगम है। फिर होता है वार्ड पार्षद, जो पार्षद जिन्हें कहते हैं, और एक तो होती है पार्षद समिति, जो पार्षदों की समिति होती है उसे कहते हैं पार्षदों की या समिति, पार्षद समिति। तो ये 3 अगर देखें तो 3 जो मेन या अहम भूमिका निभाते हैं ये जो शहर में, जो नगरों के प्रशासन में। देखें तो इसमें क्या है, इसमें जो नगर पालिका है, नगर निगम है, इसमें कौन कौन से विभाग होते हैं? सफाई विभाग होता है इसके अंतर्गत, स्वास्थ्य विभाग होता है, शिक्षा विभाग, और क्या है निर्माण विभाग इसी के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे जो वार्ड में जो इसमें एक पार्षद होता है, ये क्या है चुने जाते हैं, ये इलेक्ट होते हैं, ये 5 साल में
एक तरीके से इनके इलेक्शन होते हैं, ये चुने जाते हैं। देखेंगे इसके जो पार्षद होते हैं उनके जो समिति होती है उनकी जो पार्षदों से बनी है उनके कार्य क्या होते हैं कि क्या है, कार्यक्रम बनाना और लागू करना के लिए क्या है विभिन्न समितियां बनाते हैं, जैसे सफाई समिति और क्या शिक्षा समिति। अगर देखें ये भी एक तरीके से अपने में से ही एक नेता बन जाते हैं। भाई आप सफाई समिति ले लो, आप शिक्षा समिति ले लो, इस प्रकार क्या है यहाँ पर ये काम होते हैं। इसी प्रकार देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो अगला चैप्टर हो जाएगा वो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। फिर देखेंगे शहरी मतलब क्षेत्र में आजीविका। वे अगर देखें तो ये सिंपल पॉइंट है इसमें। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा कि देखो ये 3 प्रकार के किसान होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 3 प्रकार के किसान हैं। अब देखिए तो अधिकतर जो गांव में जो जनसंख्या होती है वो कृषि पर ही डिपेंड होती है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन किसान। देखेंगे जो बड़े किसान कौन से, जिनके पास अधिक ज़मीन है और क्या है वो खुद कृषि नहीं करते, वो किसी दूसरे पर खेती करवाते हैं। किन पर खेती करवाते हैं? जो भूमिहीन किसान होते हैं उन्हीं पर क्या है ये अपने खेतों पर काम करवाते हैं। दूसरे होते हैं अगर देखें छोटे किसान, जो क्या है इतने मतलब बड़े नहीं है, उनके पास कुछ एकड़ ज़मीन होती है और वो स्वयं अपने खेतों पर काम करते हैं। ये हो जाएगा हमारे एक तरीके से चैप्टर 7 भी। चैप्टर 8 में क्या है कि इसमें क्या है शहरी। देखें तो शहरी क्षेत्र में आजीविका है। तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य जो पेशा होता है वो कृषि ना होकर यहाँ पर देखेंगे वो मुख्य पेशा कौन सा होता है, वो होता है इनका जो नौकरी करते हैं। तो अगर देखेंगे इसके अंतर्गत भी क्या है 2 प्रकार की नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी और एक तरीके से निजी क्षेत्र की नौकरी। देखें तो सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र, या जैसे प्राइवेट नौकरी कहते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, तो इनमें काम करते हैं। अगर सरकारी नौकरी देखें तो इसके अंतर्गत क्या है इसमें अगर देखें तो कोई मतलब हटाता नहीं है। अगर देखें जो निजी क्षेत्र में क्या है एक तरीके से ना तो काम फिक्स है और ना घंटे फिक्स हैं, इसमें क्या है कभी भी हटा दिया जाता है। तो ऐसे करके क्या है जो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी है ये आपको ऐसे देखें तो आप जानते होंगे। बाकी सिंपल पॉइंट है। बाकी जो मुख्य पेशा आ जाएंगे सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, इनका जो मुख्य पेशा नौकरी हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में जो आजीविका है किस प्रकार से आ जाते हैं। चलो फिर देखते हैं ये हमारा जो चैप्टर फिनिश है आज। बाकी अब जो क्लास 7 है उसे कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।